हेलो स्टूडेंट्स, मैं संजीव मिश्रा अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप लोग स्वस्थ, मस्त और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। आज हम लोग व्याकरण करेंगे और व्याकरण में बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक समास देखने वाले हैं। स्टूडेंट्स, समास यह महाराष्ट्र बोर्ड एग्जाम में प्रथम भाषा हिंदी में 1 मार्क के लिए पूछा जाता है, लेकिन 1 मार्क के लिए आपको अधिकतम पढ़ना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग समास के अर्थ को जानते हैं। समास शब्द सम प्लस आस, सम धन आस, इन 2 शब्दों के मेल से बना है। मतलब ये 2 शब्द मिलकर कौन सा शब्द बना है? समास। जिसका अर्थ है, मतलब समास का अर्थ है शब्दों को पास पास लाना। मतलब समास का अर्थ है शब्दों को पास पास लाना, और यह 2 शब्दों सम और आस, इन 2 शब्दों के मेल से बना हुआ है। अब इसकी परिभाषा हम लोग जानते हैं। मतलब क्या हुआ कि जहां पर शब्द पास पास आए होंगे, एक दूसरे के करीब आए होंगे, वहां पर क्या होगा? समास होगा। अब समास में और संधि में अंतर क्या है? इसमें शब्द पास आते हैं और संधि में जो अक्षर होते हैं वे पास आते हैं। तो जब शब्द आपस में पास पास आए होंगे तो उन्हें हम क्या कहेंगे? समास कहेंगे। अब परिभाषा देखते हैं। जब 2 अथवा 2 से अधिक शब्द पास पास आकर एक नया शब्द बनाते हैं तब उसे समास कहते हैं। मतलब समास के लिए जरूरी क्या है कि कम से कम कितने शब्द हो? 2 शब्द होने चाहिए, उससे ज्यादा भी हो सकते हैं। 2 शब्द पास पास आकर एक नया शब्द बना देते हैं तब उसे हम क्या कहेंगे? जो नया शब्द बनेगा उसे हम कहेंगे समास। और आगे बढ़ते हैं, अब उसको समझ लेते हैं। तो परिभाषा हुई जैसे माता पिता, यहाँ पे देखेंगे 2 शब्द है। अब यहाँ पर था क्या? समास से बना हुआ है। था क्या? यहाँ पर माता और पिता शब्दों को समास के रूप में केवल माता पिता लिखा गया है। मतलब यहाँ 3 शब्द थे, माता और पिता। इन 3 शब्दों को जब हमने समास में बदला तो क्या लिखा? माता पिता। इस तरह से 2 या 2 से अधिक शब्द पास पास आए, 3 शब्द पास में आए और इन तीनों ने मिलकर के एक नया शब्द बनाया। वह नया शब्द क्या है? माता पिता। तो जब 2 या 2 से अधिक शब्द पास आए और पास आकर के वो नए शब्द का निर्माण करें तब वह शब्द क्या कहलाता है? समास। और आगे बढ़ते हैं। अगला है लंबोदर। लंबोदर, यहाँ पर लंबा उदर है जिसका वह, यहाँ पे 1 2 3 4 5 शब्द थे। इन 5 शब्दों को हमने मिला करके एक शब्द लिखा हुआ। क्या लिखा? लंबोदर। बराबर है। तो यहाँ पर जब 2 या 2 से अधिक शब्द मिलकर के एक नया शब्द बनाते हैं तो उसे हम क्या कहेंगे? समास कहेंगे। बराबर। यहाँ पे 2 शब्द अगर अलग अलग करें, 2 शब्द आपको दिखेगा, एक लंबा और एक दूसरा उदर। लेकिन मूल रूप से कितने शब्द हैं? लंबा उदर है जिसका वह, कई शब्द मिले हैं। तो जब 2 या 2 से अधिक शब्द मिलकर एक नया शब्द बनाते हैं तब उस नए बने शब्द को हम क्या कहते हैं? उस पूरी प्रक्रिया को समास कहते हैं। इसी तरह से 3 नेत्रों का समूह, यह यहाँ पे 4 शब्द हैं। इन चारों शब्दों को मिला करके हमने एक शब्द बना दिया, त्रिनेत्र। बराबर है। तो यहाँ पर भी देखेंगे तो 2 शब्द रहेंगे, एक त्रि हुआ, एक नेत्र हुआ। समास में 2 शब्द आपको मिलने ही चाहिए। बराबर। और यहाँ पे कई शब्दों का समूह, 2 या 2 से ज्यादा शब्दों का समूह रहेगा। इसी तरह से सज्जन, अच्छे ऐसे जन, कई शब्द मिलकर के एक नए शब्द का निर्माण किए। और इसमें 2 शब्द हमें दिख रहे हैं। एक सज की जगह जब आप संधि पढ़े, ज की जगह त होता है, तो यहाँ पे सत एक शब्द हुआ, दूसरा हुआ जन।
इसी तरह से अगला है पूजा के लिए गृह। 4 शब्दों को मिलाकर एक नया शब्द बना। कहने का मतलब यह, जब 2 या 2 से अधिक शब्द मिलकर एक नया शब्द बनाते हैं तो उस पूरी प्रक्रिया को क्या कहते हैं? समास। और जो बना हुआ समासिक शब्द होता है उसमें कम से कम 2 शब्द होने अवश्य चाहिए। अगर उसमें 2 शब्द नहीं है और दोनों के अर्थ नहीं है तो वहां पर समास नहीं बनेगा। मुझे लगता है कि आपको समास का अर्थ और परिभाषा स्पष्ट होगी। अब हम लोग सामासिक शब्द देखते हैं कि क्या होता है। सामासिक शब्द 2 सार्थक शब्दों का समूह। 2 सार्थक शब्दों का जो समूह होता है उसे हम सामासिक शब्द कहते हैं। मतलब जब हमने कई शब्दों को मिला करके बनाया, एक शब्द बना, तो उसमें 2 सार्थक शब्द होते हैं। सार्थक का मतलब होता है अर्थ के साथ, यानी 2 शब्द उसमें होंगे, दोनों का अर्थ निकलता होगा। तो कहने का मतलब यह कि अगर दोनों शब्दों में से किसी एक का या दोनों का अर्थ नहीं निकल रहा है तब वहां समास नहीं होगा। देखते हैं कुछ एक उदाहरण। जैसे एक सामासिक शब्द है सुख दुख। यहाँ पे देखेंगे तो 2 सार्थक शब्द हैं। पहला शब्द है सुख, दूसरा है दुख। उसी तरह से दोपहर, यहाँ पे इस सामासिक शब्द में जो ये समास बना है, इस सामासिक शब्द में पहला शब्द है दो और दूसरा है पहर। इसी तरह से अगला है दुर्गंध, तो इसमें पहला है दुर और दूसरा है गंध। अगला है चौथा उदाहरण चतुर्भुज, तो उसमें भी पहला है चतुर और दूसरा है वेद। चतुर मतलब 4। अगला उदाहरण है पीतांबर, पहला है पीत जिसका अर्थ है पीला, दूसरा है अंबर, अंबर का अर्थ है कपड़ा। अब यहाँ पर ये जो शब्द दिए गए हैं ये समास बने हुए शब्द हैं। इन शब्दों को हम क्या कहेंगे? सामासिक शब्द कहेंगे। सामासिक शब्द क्यों कहेंगे? क्योंकि यहाँ पर 2 सार्थक शब्द मिलकर एक नए शब्द का निर्माण किए। तो सामासिक शब्द मतलब 2 सार्थक शब्दों का समूह। क्लियर होना चाहिए। यहाँ पे अगर 2 शब्द नहीं है तो वहां वह सामासिक शब्द नहीं है, मतलब वहां समास नहीं है। दूसरी चीज, दोनों शब्दों के अगर अर्थ नहीं निकल रहे हैं तो भी वह सामासिक शब्द नहीं है, वहां समास नहीं है। अब आगे चलते हैं, सामासिक विग्रह देखते हैं हम लोग। समास का विग्रह हम लोग कैसे करेंगे और क्या करेंगे। पास पास आए शब्दों को अलग करना। पास पास आए शब्दों को अलग करना मतलब जैसे यहाँ पे पीतांबर, चतुर्भुज, दुर्गंध, दोपहर, सुख दुख आया था, इनको अब अलग अलग अगर हम करते हैं जिनसे ये बने हैं तो वह क्या कहलाएगा? वह समास का विग्रह कहलाएगा। पास पास आए शब्दों को अलग करना वह क्या कहलाएगा? समास का विग्रह। अब देखते हैं, अब यह सामासिक शब्द है जितना ये लिखा गया काले कलर से, और यहाँ पे लाल से जो लिखा हो समास का विग्रह है। विग्रह करने का नियम जो है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा कि विग्रह कैसे करते हैं। तो पहला है सुख दुख, यह सामासिक शब्द था, अब इसका हमने विग्रह किया। पास पास आए शब्दों को अलग करना, सुख और दुख। दूसरा है दोपहर, अब इसको भी हमने अलग किया, पास पास आए इन 2 शब्दों का अलग किया, दोपहरों का समूह। अगला है दुर्गंध, तो दुर मतलब बुरी, बुरी ऐसी गंध। अगला है चतुर्वेद, 4 वेदों का समूह। अगला है पीतांबर, पीला ऐसा अंबर, अंबर यानी कपड़ा। तो ये इस तरह से सामासिक शब्द क्या है, समास का विग्रह क्या है और समास किसे कहते हैं वो हमने जाना। विशेष बात क्या है कि समास वहां होगा जब 2 शब्द होंगे। अगर 2 शब्द नहीं है तो वहां समास नहीं होगा। दूसरी बात, दोनों शब्दों का अर्थ निकलना चाहिए। अगर दोनों का अर्थ नहीं निकल रहा तो वहां समास नहीं है। अब जैसे यहाँ पे देखेंगे तो सुख दुख का अर्थ होता है, दो का अर्थ है, पहर का अर्थ है, दूर का अर्थ है, गंध का अर्थ है, चतुर्मत का अर्थ है, वेद का अर्थ है, पीत का अर्थ है, अंबर का अर्थ है। तो सभी के अर्थ हैं, इस कारण से यहाँ पे समास है। अगर नहीं है, वहां पे 2 शब्द नहीं है या फिर दोनों के अर्थ नहीं है तो वहां समास नहीं। जैसे एक शब्द है
बेवकूफ, बेवकूफ। अब यहां देखें तो हमें एक बार लग रहा है कि बे और वकूफ, दूसरा शब्द बना वकूफ। हमने संधियां पढ़ी, हम जान रहे हैं, लेकिन यहाँ बे मतलब तो हो गया के बिना, लेकिन वकूफ का कोई मतलब नहीं होता। इस कारण से यह शब्द जो है एक ही शब्द है, इसमें दो शब्द नहीं है, मतलब यह समास नहीं है। लेकिन अगर हम कहते हैं बेवजह, बेवजह कहते हैं तो यहाँ पे बे एक शब्द है, वजह एक शब्द है। बे का अर्थ है के बिना और वजह का अर्थ है कारण, कारण के बिना। तो दोनों शब्द हैं, दोनों के अर्थ हैं। इस कारण से यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर हमें समास दिखेगा। तो हम समास के भेद देखते हैं कि समास के कितने भेद हैं। समास के प्रमुख रूप से 6 भेद होते हैं हिंदी में। द्वंद्व समास, द्विगु समास, कर्मधारय समास, अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास। ये 6 ही भेद होते हैं हिंदी में। अब एक एक समास को हम लोग लेंगे और उसका हम लोग स्पष्टीकरण करेंगे कि द्वंद्व समास क्या, द्विगु समास क्या, कैसे पहचानेंगे और उसका विग्रह कैसे करेंगे। तो सबसे पहले है द्वंद्व समास। जब पहले शब्द का, यह तो आपको याद ही होगा कि समास में कितने शब्द होने चाहिए, 2 शब्द होने चाहिए। जब पहले शब्द का विरोधी यानी विरुद्धार्थी अपोजिट शब्द दूसरा शब्द होता है, तब वहां पर द्वंद्व समास होता है। मतलब कि आपको याद है कि समास में 2 शब्द होते हैं और उसमें पहले शब्द का विरुद्धार्थी शब्द दूसरा शब्द हो, यानी दोनों शब्द जो दिए हैं वे एक दूसरे के क्या होने चाहिए, विरोधी होने चाहिए, विरुद्धार्थी शब्द होते हैं, तब वहां पे द्वंद्व समास होता है। अब उसके विग्रह के नियम को जान लेते हैं। द्वंद्व समास का विग्रह करते समय दोनों शब्दों के बीच में, 2 शब्द होते ही आपको पता ही है, उन दोनों शब्दों के बीच में और, तथा, एवं, अथवा, व, या शब्द लिखते हैं। मतलब ये जो आपको 6 शब्द दिख रहे हैं, और, तथा, एवं, अथवा, व, या, इनमें से कोई एक शब्द उन दोनों शब्दों के बीच में लिख देते हैं। मतलब द्वंद्व समास में 2 शब्द होंगे, पहला शब्द दूसरे का विरुद्धार्थी शब्द होगा, और जब आप उसका विग्रह करेंगे तो दोनों शब्दों के बीच में चाहे और लिख दीजिए, चाहे तथा लिखिए, चाहे एवं लिखिए, चाहे अथवा लिखिए, चाहे व लिखिए या यह लिख लीजिए। उदाहरण से हम लोग और अच्छा समझेंगे। उदाहरण को देख लेते हैं। यह तो सामासिक पद है, आपको मालूम है, पहले ही आप पढ़ चुके हैं अभी अभी कि सामासिक पद क्या है, कि शब्दों के सार्थक समूह को, 2 शब्दों के सार्थक समूह को सामासिक पद कहते हैं। तो यहाँ पे 2 शब्द हैं, आप देख रहे हैं, तो ये सामासिक पद हैं जितने दिए हैं। ये समास का विग्रह है, इनका विग्रह करना है किस नियम के आधार पे, द्वंद्व समास के हिसाब से, और समास का नाम लिखना, यही एग्जाम में करना होता है। आपको ये दिया रहेगा। देखते हैं एक एक का विग्रह। पाप पुण्य, पहले यह जान लेते हैं कि यह सामासिक पद है या नहीं है। 2 शब्द होने चाहिए, 2 शब्द हैं, दोनों के अर्थ निकलने चाहिए। पाप का अर्थ निकलता, पुण्य का अर्थ निकलता। उसी तरह हर एक में देखेंगे तो 2 शब्द हैं और सभी के अर्थ निकलते हैं। इस कारण यह सामासिक पद है, समास है। अब विग्रह करते हैं। अब यह जानते हैं क्या यह द्वंद्व समास है। अगर द्वंद्व समास होगा तो दोनों शब्दों के बीच में हम और लगाएंगे। तो पहला शब्द है पाप और दूसरा पुण्य, तो पाप का विरुद्धार्थी होता है पुण्य, बराबर है। अब द्वंद्व समास का नियम क्या कहता है। द्वंद्व का हमारा नियम कहता है कि अगर पहले शब्द का विरोधी दूसरा शब्द है तो द्वंद्व है। हमारे उदाहरण ने बताया कि पहले शब्द का विरुद्धार्थी दूसरा शब्द है। तो विग्रह कैसे करना है। विग्रह करते समय दोनों शब्दों के बीच में इनमें से कोई एक लगा देना है। हम लोग हर एक में और लगाएंगे। आप यह भी लगा सकते हैं, लेकिन एक लगाइए, एक रूपता रहेगी और आपके दिमाग में भी बैठा रहेगा। तो यहाँ पे पहले 2 शब्द हैं,
और पहला शब्द दूसरे का विरुद्धार्थी है, इस कारण द्वंद्व है, तो विग्रह करते समय दोनों शब्दों के बीच और लगाएंगे। तो हमने समास का जब विग्रह किया पाप और पुण्य लिखा, बराबर है। दोनों शब्दों के बीच हमने क्या लिखा, और लिखा। और समास का नाम द्वंद्व समास। यह जो लगा हुआ है यह हलंत है, और जिसके नीचे लग जाता है आप जानते हैं कि वह आधा अक्षर होता है। अगला है सुख दुख। दो शब्द हैं, पहला शब्द दूसरे का विरुद्धार्थी है, दोनों के अर्थ निकलते हैं, इस कारण यहाँ द्वंद्व समास है, क्योंकि यह दोनों एक दूसरे के विरुद्धार्थी है। जब द्वंद्व है तो दोनों शब्दों के बीच और लगाएंगे। हमने यहाँ पे लगा सुख और दुख, समास का नाम द्वंद्व समास। धर्माधर्म। अब यहाँ पे कुछ एक बच्चे कहेंगे धर्मा एक शब्द है, धर्म एक शब्द है। नहीं, अगर आप संधि विग्रह पढ़े हैं तो आप जानते हैं यहाँ पे कि धर्म प्लस अधर्म होगा। क्यों? धर्मा आ आया है तो आ बराबर अ प्लस आ बराबर आ प्लस आ बराबर अ प्लस आ, और आ बराबर आ प्लस आ। तो यहाँ पे क्या होगा, अ प्लस अ। तो यहाँ पे धर्म प्लस अधर्म होता है। दो शब्द हैं, धर्म अधर्म। तो यहाँ पे धर्म एक शब्द है, अधर्म दूसरा है, दोनों एक दूसरे के विरुद्धार्थी हैं, बराबर है। इसमें कोई डाउट नहीं रखना है। जहां नहीं समझे संधि विग्रह है, आपने उपसर्ग पढ़ा, आपने प्रत्यय पढ़ा हुआ है, आराम से आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे धर्म और धर्म अधर्म एक दूसरे के विरुद्धार्थी हुए, तो इस कारण धर्म और अधर्म दोनों के बीच और लगाया, समास का नाम द्वंद्व समास। अगला है रात दिन, चाहे उसे लिखिए दिन रात, तो वहां पे दोनों एक दूसरे के विरुद्धार्थी हैं, दो शब्द हैं, दोनों के अर्थ निकलते हैं, द्वंद्व समास है। द्वंद्व में विग्रह करते समय दोनों के बीच और लगाते, हमने लगा दिया द्वंद्व समास। अगला है नर नारी। नर का विरुद्धार्थी नारी है, दो शब्द हैं और इस कारण दोनों को अर्थ निकलते हैं, इसलिए यहाँ पे द्वंद्व समास है। दोनों शब्दों के बीच हम और लगाएंगे, नर और नारी, द्वंद्व समास। परीक्षा में कैसा होगा, आपको समासिक पद दिया होगा, आपको विग्रह करना है, समास का नाम लिखना। आधा मार्क जो है समास के विग्रह पे है, आधा मार्क समास के नाम पे। तो एक ही आएगा कोई भी, इस तरह से यह आपका द्वंद्व समास हुआ। कई लोग कहते हैं कि यह चिन्ह लगा है योजक का तो द्वंद्व समास है, ऐसा कुछ नहीं है। जब पहले का विरुद्धार्थी है तभी द्वंद्व समास है। यह द्वंद्व समास का समासिक विग्रह हुआ। अगला देखते हैं द्विगु समास। द्विगु समास, जब सामासिक पद का पहला शब्द संख्या मतलब गिनती हो तब वहां पर द्विगु समास होता। इसकी भी बड़ी आसान पहचान है, यह परिभाषा नहीं है, ध्यान रखिएगा, मैंने पहचान लिखा है। क्यों? जब आप पहचान सकेंगे तभी आप उसका विग्रह कर पाएंगे। अब उसके विग्रह के नियम में जाते हैं। समास का विग्रह करते समय, समास विग्रह अगर द्विगु समास है तो उसका विग्रह करते समय पहले शब्द को ठीक वैसे ही लिखते हैं, मतलब जो है पहला शब्द वही लिख देंगे। फिर दूसरे शब्द का बहुवचन बनाते हैं। जैसे दिन का हम यहाँ पे दिनों, बराबर है, माह का माहों, बराबर है। इसी तरह से वेद का वेदों, कोण का कोणों, ऋषि का ऋषियों, भुजा का भुजाओं। तो इस तरह से ओ लगा के हम लोग उसका बहुवचन बनाएंगे। तो जब द्विगु समास होगा तो उसका विग्रह करते समय पहले शब्द को ठीक वैसे ही लिखेंगे, दूसरे शब्द का बहुवचन बनाएंगे और उसके बाद दोनों शब्दों को लिखने के बाद आगे का समूह लिख देंगे। इसमें क्या जोड़ेंगे फिर? का समूह। तो तीन बातें हैं। पहली बात यह है कि हमें जो है पहले शब्द को ठीक वैसा ही लिखना है। दूसरी बात है कि दूसरे शब्द का बहुवचन बनाना है। और तीसरी बात है कि दोनों शब्दों के बाद हम जोड़ देंगे का समूह।
देखते हैं कुछ एक विशेष बातें, जैसे दू का अर्थ होगा 2, त्रि का अर्थ 3, चतुर और चौ का अर्थ होगा 4, पंच का अर्थ होगा 5, षट का अर्थ होगा 6, सप्त का अर्थ होगा 7, अष्ट का अर्थ 8, नव का अर्थ 9, 10 का अर्थ 10, शत का अर्थ 100, सहस्त्र का अर्थ 1000, अह का अर्थ दिन, अब्द का अर्थ वर्ष। इनके उदाहरण देख लेते हैं कैसे क्या होते हैं। जैसे दुअन्नी में दो हो गया। अब हम अपने अगर नियम के अनुसार जाएं, इसका विग्रह करें, तो यहाँ पे हमारा नियम क्या कहता है कि पहले शब्द को ठीक ऐसा ही लिख दो। पहला शब्द है दू, तो वैसे ही लिख देंगे, दू मतलब दो लिख देंगे। अब अन्नी मतलब आना, आप जानते हैं 1 आना, 2 आना, 4 आना, 8 आना, तो अन्नी का आनो हो जाएगा, तो बहुवचन बन गया दूसरे शब्द का आनो। अब उसके बाद जोड़ देंगे का समूह। इसी तरह त्रि वाला देखें तो त्रि मतलब 3, त्रिदेव, त्रि की जगह 3 लिखेंगे, 3 देव का देवो, और उसके बाद जोड़ देंगे का समूह। इसी तरह से चतुर और चौ का उदाहरण देखते हैं। चतुर का चतुर्भुज, चौमासा का चौ। यहाँ पे पंच का पंचमुखी, होगा पंचमुखी, बराबर। तो पंचमुखी यहाँ पे देखेंगे तो आप पाएंगे तो पंच 5, मुख मतलब मुखों, षटकोण षट, इसी तरह सप्त ऋषि सप्त, अष्टभुजा अष्ट, नवग्रह नव, दशानन 10, शताब्दी शत, सहस्त्र 1000 का, सहस्त्र बाहु सहस्त्र, अह मतलब दिन, सप्ताह सप्त प्लस अह जो है अह मतलब दिन, अब्द मतलब वर्ष, अवधि मतलब वर्षों, तो यहाँ शताब्दी में शत्र मतलब सहस्त्र हो गया, अवधि मतलब वर्षों। इस तरह से इनको हमें याद रखना पड़ेगा। अगर आपको याद नहीं रहेंगे तो आपको कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। विद्यार्थियों, अब हम लोग उदाहरण देखते हैं द्विगु समास के। सामासिक पद, समास का विग्रह, समास का नाम। दोपहर, सबसे पहले तो जो शब्द दिया रहे सामासिक पद, उसको हमें ध्यान से देखना चाहिए कि वो कौन सा समास हो सकता है। जैसे अगर 2 शब्द हैं, पहले का दूसरा विरुद्धार्थी, तो द्वंद्व होगा। लेकिन अगर पहला शब्द अगर हम देखें तो पहला शब्द गिनती है, संख्या है, तो वहां पे हमारा द्विगु समास होगा। यहाँ पे देखेंगे तो पहला शब्द क्या है, 2 जो है वो संख्या, इसलिए द्विगु समास। फिर द्विगु समास का नियम लागू करेंगे, और द्विगु का नियम क्या है, पहले शब्द को ठीक वैसा ही लिखेंगे। तो इसमें पहला शब्द है 2 को पहले लिख दिया, ठीक वैसे ही है। फिर दूसरे शब्द का बहुवचन बनाएंगे। दूसरा शब्द क्या है, पहर, तो पहर का बहुवचन पहरों, और उसके बाद हम लोग दूसरे शब्द के बहुवचन के बाद हम लोग का समूह जोड़ देंगे, तो यहाँ लिख दिया का समूह। तो दोपहर यह द्विगु समास में आया। क्यों? क्योंकि पहला शब्द संख्या है, गिनती है, और द्विगु समास में विग्रह करते समय पहले शब्द को ठीक वैसे लिखते हैं, दूसरे का बहुवचन बनाते हैं, और दूसरे के बाद का समूह जोड़ देते हैं। तो दोपहर का बना दोपहरों का समूह, और समास का नाम हुआ द्विगु समास। इतना परीक्षा में दिया रहेगा, लेकिन आपको यह पता लगाना पड़ेगा कि यह द्वंद्व समास है कि द्विगु। कैसे लगा पाएंगे? अगर दोनों शब्दों में पहला शब्द दूसरे का विरुद्धार्थी हुआ तो द्वंद्व होगा, तब वहां द्वंद्व का नियम लगेगा। बच्चे यहीं पर गलती करते हैं, इसको समझते नहीं है कि वह द्वंद्व होगा, द्विगु होगा या कोई और होगा। अगर पहला शब्द वह गिनती या संख्या है तो वहां पर आपका
द्विगु समास होगा। यहाँ पे देखें तो पहला गिनती संख्या, इसलिए द्विगु समास। तब उसके विग्रह के नियम पे जाएंगे कि पहला शब्द ठीक वैसा, दूसरे का बहुवचन, और उसके बाद का समूह जोड़ देंगे। परीक्षा में दिया होगा, ये आपको करना होगा, लेकिन पहले पता लगाइए कि वह समास कौन सा है। अगला है त्रिभुज। त्रि मतलब तीन, तो तीन भुजाओं का समूह। भुजों नहीं होगा, गलत होता है, तो या तो ओ की मात्रा लगती है या तो ओ जुड़ जाता है। तीन भुजाओं का समूह द्विगु समास। त्रिदेव, वो भी वैसे तीन देवों का समूह द्विगु समास। चार पाई, पाई मतलब पैर, और उसका बहुवचन होगा पायों। तो चाहे इसे लिखे चार पैरों का समूह, चाहे चार पायों का समूह, पाई का पायों होगा बहुवचन में। चौराहा, चौ मतलब चार, चार, राह मतलब राहों, राहों मतलब आप जानते हैं राह, रास्ता, चार राहों का समूह। इसे चार रास्तों का भी समूह आप लिख सकते हैं। चौकोर, चौ मतलब चार, चार कोरों, तो यहाँ पे चौकोर होगा। चौकोर, तो यहाँ पे होगा कोर मतलब कोना, तो चार कोरों का समूह। कोर मतलब कोना, बहुवचन बना के। पंचवटी, यहाँ पे पंच मतलब पांच, वो लिख दिया। वटी का होता है वटों, वटियों नहीं वटों, पांच वटों का समूह। वट मतलब पेड़, बरगद के पेड़, वटों का समूह। तो यहाँ पे देख रहे हैं आप, का समूह हम जोड़ते गए हैं। पहला शब्द वैसे लिखा, दूसरे का बहुवचन बनाया हुआ है। अगला देखते हैं षट ऋतु। षट मतलब छह, वो लिख दिया हमने। ऋतु का बहुवचन किया, ऋतुओं, उसके बाद का समूह जोड़ दिया। और आगे बढ़ते हैं। अगला है षट दर्शन। षट मतलब छह, दर्शनों का समूह। दर्शन आप जानते हैं, दर्शन और शास्त्र, फिलॉसफी। सप्ताह, सप्त मतलब सात, अह संधि विग्रह पढ़े, सप्त प्लस अह होगा। यहाँ पे अह का मैंने बताया था, वह होता है दिन, तो 7 दिनों का समूह। सप्तर्षि, सब अगर संधि विग्रह आप जानते हैं तो आप अच्छे से जान रहे हैं। सप्त प्लस ऋषि, अर जो आता है उसका अ और री होता है, तो सप्त प्लस ऋषि होता है संधि विग्रह। तो जहां पे संधि विग्रह से ही आप समास निकाल सकते हैं। तो सप्त ऋषि, 2 शब्द हुए, 7 ऋषियों का समूह। अष्ट चक्र, 8 चक्रों का समूह। अष्टाध्यायी, 8 अध्यायों का समूह। अब यहाँ पे अगर संधि विग्रह आप करेंगे, अष्ट प्लस अध्यायी होगा, तो अष्ट का 8 हुआ, अध्यायी का बहुवचन अध्यायों हो गया, अध्यायों का समूह। अगला है नवरत्न, 9 रत्नों का समूह। नवग्रह, 9 ग्रहों का समूह। दशानन, अब ये 10 का 10 हो जाएगा। 10 आनन, आनन मतलब मुंह, मुख, आननों का समूह। इसी श्रेणी में, इसी क्रम में कुछ एक और आगे, शताब्दी, 100 वर्षों का समूह। शत मतलब 100, अब्द मतलब वर्ष, अवधि मतलब वर्षों का समूह। चतुरानन, चतुर मतलब 4, आनन मतलब मुख, 4 आननों का समूह। चतुर्वेद, चतुर मतलब 4, वेद मतलब वेद, उसका बहुवचन वेदों का समूह। चौमासा, चौ मतलब 4, मासा मतलब मासों, मतलब महीनों का समूह। और अंतिम है सप्त सिंधु, 7 सिंधुओं का समूह। सिंधु मतलब समुद्र। तो इस तरह से हम आराम से जान सकते हैं। पहले हमें ये पता करना है कि यह जो पहला हमारा शब्द है, यह दोनों शब्द जो है उनके संबंध क्या। पहला अगर दूसरे का विरुद्धार्थी तो वहां पे द्वंद्व समास, तब वहां पे दोनों शब्दों के बीच और लगाएंगे। पहला अगर संख्या है, गिनती है, तो वहां पे द्विगु समास। तब विग्रह करते समय पहले शब्द को ठीक वैसे ही लिखेंगे, दूसरे शब्द का बहुवचन बनाएंगे और उसके बाद का समूह जोड़ देंगे। आगे बढ़ते हैं। तीसरा है हमारा कर्मधारय समास। कर्मधारय समास, 2 इसकी परिभाषाएं मैंने लिखी है। परिभाषा क्या है? पहचानने का तरीका है। जब सामासिक पद का, सामासिक पद आप जानते हैं जो है
कई शब्दों के मेल से बना होता है। जब सामासिक पद का पहला शब्द विशेषण होता है, विशेषण क्या है? किसी की विशेषता बताने वाला, अच्छाई बुराई बताने वाला विशेषण होता है, तब वहां पर कर्मधारय समास होता है। मतलब अगर पहला शब्द किसी की विशेषता बता रहा है, दूसरे शब्द की विशेषता बता रहा है, तो वहां विशेषण होगा। जैसे पीला कपड़ा, अब यहाँ पे पीला शब्द जो है पहला शब्द है, कपड़ा दूसरा है, तो पीला जो है वो कपड़े की विशेषता बता रहा है, उसके रंग को बता। छोटा बच्चा, छोटा जो है वो बच्चा की विशेषता बता रहा है। तो पहला शब्द अगर विशेषण है तो वहां पे कर्मधारय समास होता है। इसके अलावा दूसरी जो इसकी परिभाषा या पहचान है, जो कि आसान है, जब सामासिक पद का पहला शब्द, और सामासिक पद में कितने शब्द होते हैं? 2 शब्द होते हैं, ये बात याद रखिए। सामासिक पद का पहला शब्द विशेषण, जैसा ऊपर किया देखा हमने, या फिर सु सत सद कु दुह दुर दुष महापरम। अब ये आपके जेहन में बैठे रहना चाहिए, ध्यान रखिए। ये 9 है, ये 9 आपके दिमाग में होना चाहिए। सु सत सद कु दुह दुर दुष महापरम होता है, तब वहां पर कर्मधारय समास होता है। अगर ये पहले शब्द है किसी में, तो वहां पे कर्मधारय समास है। आंख बंद करके बता दीजिए। अब विग्रह का, हम लोग यहाँ पे विग्रह का नियम और कुछ विशेष बातें देखेंगे। विशेष में है सु सत सद की जगह हम अच्छा लिखेंगे। कब? जब विग्रह करेंगे। आपकी इच्छा है सुंदर लिखने की, आप सुंदर लिखिए। उसी तरह से कु दु दुर दुष, ये जब पहले शब्द होंगे तो विग्रह करते समय इनकी जगह हम बुरा या खराब लिखेंगे। इसी तरह महापरम की जगह महान या श्रेष्ठ लिखेंगे। और अगर पहला शब्द है बद, तो बद की जगह हम बुरा या खराब लिखेंगे। अगर अगला शब्द है हमारा खुश, तो खुश की जगह अच्छा या सुंदर। अब यहाँ पे मैं बता दूं, बद मतलब बदबू, बू मतलब गंध होता है, बुरी ऐसी गंध। खुशबू, खुश मतलब अच्छा, अच्छी ऐसी गंध। बद दिमाग, बुरा ऐसा दिमाग। बद मिजाज, बुरा ऐसा मिजाज। खुश मिजाज, अच्छा ऐसा मिजाज। तो यहाँ पे बद मतलब बुरा या खराब, खुश मतलब अच्छा या सुंदर। अगला है हमारा विग्रह का नियम। देखते हैं कि जब कर्मधारय समास होगा हमारा, तो विग्रह का नियम क्या होगा हमारा। अब यहाँ पे समास का विग्रह करते समय, मतलब कर्मधारय समास का, और पहचानेंगे कैसे हम? पहचानेंगे ऐसे कि अगर पहला शब्द विशेषण है, या फिर पहला शब्द सु सत सद कु दुह दुर दुष महापरम, तो वह क्या होगा? वह कर्मधारय समास होगा। क्लियर है? तो उसको पहचान लिया हमने। अब याद रखते जाइएगा, द्वंद्व समास में पहला शब्द दूसरा शब्द क्या होंगे? एक दूसरे के विरुद्धार्थी। और द्विगु में क्या होगा? पहला शब्द गिनती होगा। और कर्मधारय में पहला शब्द विशेषण होगा, या फिर सु सत सद कु दुर दुष महापरम होगा। इनमें से कोई है तो हम पहचान जाएंगे वो कर्मधारय। आप कहेंगे सर ये कैसे याद रहेगा? तो इसको भाई याद करना पड़ेगा। आपको नंबर लेना है तो याद करना है। अब विग्रह का नियम देखते हैं कि कर्मधारय समास अगर है तो समास का विग्रह करते समय दोनों शब्दों के बीच में ऐसा, ऐसी, ऐसे, जैसा, जैसी, जैसे, रूपी के समान, इन जो है 8 शब्दों में कोई एक शब्द लगाएंगे, वो आपके ऊपर है। आदि शब्दों को लिखते हैं कहां पर? दोनों शब्दों के बीच में। अब ये ध्यान रखें, कहां ऐसा लगेगा? ऐसा तब लगेगा जब दूसरा शब्द पुल्लिंग एक वचन होगा। ऐसी तब लगेगा जब दूसरा शब्द स्त्रीलिंग हो, यानी चाहे एक वचन चाहे बहुवचन। ऐसे तब लगेगा जब दूसरा शब्द पुल्लिंग बहुवचन। ठीक वैसे इसमें जैसा तब जब पुल्लिंग एक वचन होगा दूसरा शब्द, जैसी स्त्रीलिंग एक वचन या बहुवचन, और जैसे दूसरा शब्द पुल्लिंग बहुवचन। रूपी, रूपी तब होगा जब रूपक अलंकार के रूप में उसे हम दें। अलंकार आपने पढ़ा हुआ है, रूपक अलंकार होगा तो रूपी लगाएंगे हम। और इसी तरह से के समान, के समान भी
जब उपमा अलंकार में हम लोग रहेंगे तब वहां के समान लगाएंगे या रूपक में। आदि शब्दों को हम दो शब्दों के बीच लिखेंगे। उदाहरण से हम लोग इसको स्पष्ट करते हैं और समझते हैं। तो समासिक पद, समास का विग्रह, समास का नाम। पहला उदाहरण है काली गाय। अब यहाँ पे हमें देखना है, पहचानना है। बच्चे यही जल्दबाजी करते हैं, मैं बार बार यही कहता हूँ। यहाँ पे देख लेते हैं, दो शब्द है, दोनों के अपने अर्थ है। ये रंग है और ये किसी जानवर का नाम है, दोनों के अर्थ होते हैं। अब यह समासिक पद बन गया। तब तो पहला शब्द अगर दूसरे का विरुद्धार्थी तो द्वंद होगा, तब वहां द्वंद का नियम लगाएंगे। अगर पहला शब्द वह संख्या है तो द्विगु होगा, तब द्विगु का नियम लगाएंगे। अगर पहला शब्द विशेषण है, यानी दूसरे शब्द की अच्छाई बुराई को बता रहा है, उसके रूप रंग को बता रहा है, आकार प्रकार को बता रहा है, स्वाद को बता रहा है, यानी उसकी दूसरे शब्द की विशेषता बता रहा है, तो वहां पे विशेषण होगा। या फिर पहला शब्द सु सत सद कु दुर दुस दुह महापरम हो, बद हो, खुश हो, तो वहां पे कर्मधारय होगा। तो यहाँ काली जो शब्द है ये गाय की विशेषता बता रहा है, इसलिए विशेषण हुआ। तो यहाँ पे जब पहला शब्द विशेषण है तब यहाँ पर कौन सा समास होगा? निश्चित तौर पे कर्मधारय समास होगा। अब विग्रह का नियम क्या कहता है कि दोनों शब्दों के बीच में ज्यादा कुछ नहीं, ऐसा ऐसी ऐसे, जैसा जैसी जैसे, रूपी के समान लगाएंगे। तो यहाँ पर गाय जो है ये स्त्रीलिंग है, तो हम लगा देंगे ऐसी। कोशिश यह करेंगे कि हम सभी में ऐसा ऐसी ऐसे लगाएं जिससे एक रूपता बनी रहे। तो काली ऐसी गाय कर्मधारय समास। अगला है नील गगन। नील मतलब नीला, तो आपको समझ में आया होगा यहाँ पे अब कि यहाँ पे भी विशेषण है, तो नीला ऐसा गगन। यहाँ ऐसा कैसे हो गया? क्यों? क्योंकि यहाँ पे गगन पुल्लिंग एक वचन है। नीला ऐसा गगन कर्मधारय समास। अगला है पीतांबर। पीत मतलब पीला, अंबर मतलब कपड़ा। तो यहाँ पे जब पहला पीला हो गया, दूसरा अंबर यानी कपड़ा हुआ, तो पहले शब्द ने दूसरे की विशेषता बताई। तो पीला ऐसा अंबर, यह बोर्ड का बहुत महत्वपूर्ण है। ये ध्यान रखिएगा कि बोर्ड में बहुतायत पूछा जाता है। ये कर्मधारय समास। पीला ऐसा अंबर। अंबर जो है पुल्लिंग एक वचन है, इसलिए ऐसा लगा। अगला उदाहरण है सुपुत्र। पुत्र पुल्लिंग एक वचन है। सु की जगह पे हम क्या लिखने वाले हैं? अभी अभी हमने पढ़ा कि सु की जब रहेगा विग्रह करते समय अच्छा या सुंदर लिखेंगे, दोनों में से एक। तो हमने यहाँ पे लिख दिया अच्छा, सु की जगह अच्छा। अब उसके बाद ऐसा ऐसी ऐसे में ऐसा लिखा। क्यों? क्योंकि दूसरा शब्द पुल्लिंग एक वचन है, तो ऐसा पुत्र। इसी तरह सुगंध का क्या होगा? अच्छी ऐसी गंध। ऐसी क्यों आया? क्योंकि गंध होती है, ये स्त्रीलिंग है। तो यहाँ पे अच्छी क्यों आया? अच्छा क्यों नहीं आया? क्योंकि यहाँ पे गंध जो है स्त्रीलिंग है, तो अच्छी ऐसी गंध है। तो यहाँ अगर सुपुत्र की जगह कुपुत्री होता या सुपुत्री होता तो हो जाता अच्छी ऐसी पुत्री। तो दूसरे शब्द पे ये दोनों निर्भर करेंगे। इसी तरह से अगला है सुव्यवस्था। व्यवस्था की जाती है, स्त्रीलिंग हुआ, तो यहाँ पे अच्छी ऐसी व्यवस्था। सु की जगह अच्छी, दोनों शब्दों के बीच में ऐसी, फिर व्यवस्था। इसके बाद सुनीति। नीति होती है, तो वहां पे सु की जगह अच्छी और उसके बाद दोनों शब्दों के बीच ऐसी आ गया। इस तरह से ध्यान रखिए आप कि बहुत ध्यान देना पड़ेगा, आप तभी आप समास कर पाएंगे। आगे देखते हैं कर्मधारय समास में 8वां उदाहरण है सत्कर्म। हमें पता है कि यहाँ पे जब पहला शब्द सत होगा तो वहां कर्मधारय समास होगा। यह कर्मधारय समास का उदाहरण है। दूसरा, क्या यह सामासिक पद है? समास है। दो शब्द होंगे और दोनों का अर्थ होंगे तो ही समास होगा। तो पहला है सत। सत मतलब हम जानते ही हैं, लिख चुके हैं आप पहले। तो सत मतलब अच्छा, और कर्म मतलब आप जानते हैं काम। तो यहाँ दो शब्द हैं, दोनों के अर्थ हैं, इसलिए समास है। और जब पहला शब्द सत होगा तब वहां पर
सत की जगह अच्छा लिखेंगे और वहां पे कर्मधारय समास होगा। नियम यह था समास के विग्रह का कि दोनों शब्दों के बीच ऐसा, ऐसी, ऐसे लगाएंगे, या फिर जैसा, जैसी, जैसे लगाएंगे, या फिर रूपी लगाएंगे, या के समान लगाएंगे। मैंने आपसे कहा था कि ऐसा, ऐसी, ऐसे हम ज्यादातर लगाएंगे, एक रूपता रहेगी। तो पहले शब्द को वैसे ही लिखना, पहला है सत, हमने वैसे ही लिखा, सत की जगह अच्छा लिखना, अच्छे लिखना या अच्छे लिखना। हमने अच्छे लिखा, क्यों? क्योंकि कर्म जो है वो एक नहीं होते, एक से ज्यादा होते हैं, तो इसलिए अच्छे हो गए। उसके बाद दोनों शब्दों के बीच में ऐसे लिख दिया, तो पहले पहला शब्द, फिर ऐसे, फिर कर्म। ऐसा क्यों नहीं आया? क्योंकि यह कर्म बहुवचन रूप में है, कर्म एक से अधिक को दर्शाता है। ठीक उसी तरह से सज्जन, संधि विग्रह अगर हम जानते हैं तो ज की जगह त हो जाएगा, तो सत हो गया। पहला शब्द सत हुआ तो वहां पर कर्मधारय समास होगा, और दो शब्द हो गए और दोनों के अर्थ हैं, तो यह समास भी बना। अब इसके बाद जब सत है तो कर्मधारय हुआ, तो दोनों शब्दों के बीच ऐसा, ऐसी, ऐसे। तो पहला शब्द हुआ सत, सत मतलब अच्छा, अच्छी या अच्छे, तो हमने लिया अच्छे। अच्छे क्यों लिया? क्योंकि दूसरा शब्द जो जन है, जन मतलब लोग, लोग बहुवचन होते हैं, तो अच्छे, ऐसे, जन। ऐसे क्यों लगा? क्योंकि यह बहुवचन रूप है। अगला देखते हैं सदगुण, उसका भी सद बराबर अच्छा। तो पहला शब्द अगर सद हुआ तो वहां पर हम जानते हैं कि वहां पर कर्मधारय समास होता है, तो अच्छे, ऐसे, गुण। यहाँ भी वही बात है, गुणों में एक से अधिकता होती है, तो इस कारण ऐसे आया, और इसी कारण अच्छे लगा। अच्छी क्यों नहीं लगा? क्योंकि गुण होता है, होती नहीं है। सद्भावना, अब यहाँ पे देखे पहला शब्द सद हुआ, यानी ये कर्मधारय हो गया, और यहाँ पे अच्छी ऐसी भावना उसका समासिक विग्रह है। क्यों है ऐसा? क्योंकि भावना होती है, ये स्त्रीलिंग हुआ, तो उसके कारण दोनों शब्दों के बीच ऐसे लग गया, और यहाँ पे अच्छा की जगह अच्छी हो गया। अब अच्छी कहाँ से आया? सद बराबर अच्छी हमने पहले लिखा हुआ है, कर्मधारय समास। अगला है कुमार्ग, कु की जगह हमें बुरा देखना है, यानी बुरा एक शब्द है, मार्ग एक शब्द है, तो इस तरह से यहाँ दो शब्द हुए। जब पहला शब्द कु हुआ तो वहां पे कर्मधारय समास हो गया। विग्रह करें दोनों शब्दों के बीच ऐसा, ऐसी, ऐसे। हमने लिया यहाँ ऐसा, क्योंकि मार्ग जो है यहाँ पर पुल्लिंग एक वचन को दर्शा रहा है, इसलिए अच्छा, बुरा, ऐसा, मार्ग। बुरे ऐसे मार्ग क्यों नहीं? बुरी ऐसी मार्ग क्यों नहीं? क्योंकि यह दूसरा शब्द जो है यह पुल्लिंग एक वचन है, बुरा ऐसा मार्ग। बुरा की जगह आप खराब ले सकते हैं, खराब ऐसा मार्ग। अच्छा की जगह सुंदर ले सकते हैं, अच्छी की जगह सुंदर भी हो जाएगा, सुंदर ऐसी भावना। अगला उदाहरण, कुख्याति, कु की जगह बुरा, तो बुरी ऐसी ख्याति, आपको अब आ चुका होगा। और अगला उदाहरण देखते हैं। अब अगला है कु मतलब बुरा, ख्याति मतलब प्रसिद्धि। तो ख्याति होती है, कहते हैं वो फेमस हो गया है, उसकी ख्याति हो गई, प्रसिद्धि हो गई है। दुह स्वप्न, पहला शब्द अगर दुह है तो वहां कर्मधारय होता है, और दुह मतलब हम जानते हैं बुरा होता है, दुह का अर्थ है बुरा, और स्वप्न, तो दो शब्द हो गए, दोनों के अर्थ हैं, तो ये समास हुआ। पहला शब्द दु हुआ, इस कारण यहाँ कर्मधारय है। कर्मधारय समास रहने पर दोनों शब्दों के बीच ऐसा, ऐसी, ऐसे लगाते हैं, हमने भी वही किया। यहाँ पे पहला शब्द लिया बुरा, फिर ऐसा, ऐसे, ऐसे में ऐसा लिया, फिर स्वप्न, क्योंकि स्वप्न जो है वो पुल्लिंग एक वचन है, तो विग्रह बना बुरा ऐसा स्वप्न। अगला उदाहरण दुर्जन, दुह, दुर्जन। अगर आप संधि विग्रह पढ़े हैं तो आप जानते हैं दुर जो है वह यहाँ पे जो ऊपर से रह गया है उसकी जगह आता है दुर, तो यहाँ पे दुर प्लस जन होता है, और र की जगह आप विसर्ग लगा देते हैं दु प्लस जन, तो यहाँ पे दुर होगा। दुर मतलब हो गया बुरा, और जन, फिर से जन आया तो बहुवचन है, इस कारण तो बुरे या खराब ऐसे जन।
क्लियर है? क्लियर होना चाहिए। दुर्व्यवहार, दुर फिर से दुर मतलब बुरा या खराब हमने लिया। उसके बाद व्यवहार, व्यवहार मतलब आचरण, बुरा ऐसा व्यवहार, उसे हम कहते हैं दुर्व्यवहार। तो अगर संधि विग्रह आप जानते हैं तो समासिक विग्रह आराम हो जाएगा आपको। अगला है दुर्दिन। ये देखिए सब जो है दुर वाले हैं। पहला शब्द दुर है तो वहां पे आप जानते हैं कर्मधारय है। दुर्दिन, एक शब्द है दुर, दूसरा है दिन, यहाँ दो शब्द है तो ये समास होगा। अब उसमें कर्मधारय क्यों होगा? तत्पुरुष द्वंद्व क्यों नहीं है? दिगु क्यों नहीं? द्वंद्व इसलिए नहीं कि दुर मतलब बुरा या खराब, वह दिन का विरुद्धार्थी नहीं, इसलिए द्वंद्व नहीं है। दिगु क्यों नहीं है? क्योंकि दुर यानी खराब या बुरा यह संख्या नहीं है। पहला दुर शब्द जो होता है, अगर किसी दो सामासिक पद का पहला शब्द दुर है तो वहां कर्मधारय होगा। इस कारण यहाँ पे कर्मधारय होगा और इसका विग्रह होगा खराब ऐसा दिन या बुरा ऐसा दिन। तो दिन यहाँ पे पुल्लिंग एक वचन है इसलिए ऐसा रहेगा, यहाँ खराब की जगह हम बुरा लिख सकते हैं। अगला है दुर्योधन। ये महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। दुर मतलब बुरा, दुर्योधन, योधन मतलब योद्धा, तो बुरा ऐसा योद्धा, तो यह कर्मधारय हुआ। अगला है आपका दुष्काल। दुष्काल, दुष पहला शब्द आया, इस कारण से यहाँ पर अगर आप ध्यान दें तो यह दुष की जगह पे बुरा होगा, इसलिए यहाँ पे कर्मधारय समास होगा। तो विग्रह क्या होगा? बुरा ऐसा काल, खराब ऐसा काल। अगला है आपका दुष्कर्म। यहाँ भी पहला दुष हुआ तो कर्मधारय हो गया, तो यहाँ विग्रह करेंगे दुष की जगह बुरा या खराब, बुरा ऐसा कर्म, बुरे ऐसे कर्म भी आप लिख सकते हैं। दुष्टात्मा, यहाँ पे दुष्ट एक शब्द हुआ और आत्मा एक शब्द हुआ, लेकिन आपको याद होगा हमने विशेष बात में दुष्ट शब्द का लिखा नहीं। ये ट जो है यहाँ साइलेंट हो जाएगा, दुष्ट माना जाएगा। तो दुष्ट मतलब बुरा या बुरी, तो यहाँ ऐसी लिया गया, यहाँ बुरी क्यों लिया गया? क्योंकि आत्मा होती है, इसलिए दुष्ट आत्मा का बुरी ऐसी आत्मा। ट कहाँ गया? ट जो है साइलेंट हो गया। अगला है महात्मा। तो महा या परम मतलब महान या श्रेष्ठ, तो महान ऐसी आत्मा, दोनों शब्दों के बीच में ऐसी डाला, आत्मा होती इसलिए स्त्रीलिंग। महाराज, महान ऐसा राजा, राज की जगह पे राजा आ जाएगा। ओके, और आगे चलते हैं। और अब जितना पढ़ रहे हैं आप, ये सब बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं, इनमें से ही कोई एक आना चाहिए बोर्ड एग्जाम में, ध्यान रखेंगे आप। महात्मा महान ऐसी आत्मा, महाराज महान ऐसा राजा, महर्षि संधि विग्रह याद कीजिए आप। महर्षि में महा प्लस ऋषि, तो महा प्लस ऋषि यानी दो शब्द हुए, एक महा हुआ दूसरा ऋषि हुआ। तो यहाँ पे महा का महान और ऋषि का आप जानते ही हैं, तो पहला शब्द महा हुआ इसलिए कर्मधारय समास हुआ, और विग्रह करेंगे तो महान ऐसा ऋषि, महान ऐसे ऋषि। क्यों? क्योंकि इनको हम सम्मान देंगे। परमात्मा, परम, परम यानी महान या श्रेष्ठ, तो श्रेष्ठ ऐसी आत्मा। यहाँ पे श्रेष्ठ ऐसे ऋषि भी आप लिख सकते हैं, श्रेष्ठ ऐसे राजा भी लिख सकते हैं, श्रेष्ठ ऐसी आत्मा भी लिख सकते हैं। ये ध्यान रखिए, चाहे महान लिखिए चाहे श्रेष्ठ लिखिए, उत्तम भी लिख सकते हैं आप। परमात्मा, परमात्मा बोर्ड का महत्वपूर्ण है आपका। परम आत्मा, तो दो शब्द हैं और पहला शब्द परम है, इस कारण से यहाँ पे कर्मधारय, तो परम की जगह हमने श्रेष्ठ लिया, श्रेष्ठ ऐसी आत्मा, कर्मधारय समास हुआ। अगला है महारथी। तो महा और रथी, तो महा का महान, रथी मतलब रथ पे सवारी करने वाला, महान ऐसा रथी, तो कर्मधारय हुआ। अब ये जितने बचे हैं आगे से 27 नंबर से, वो सब जो हैं आपको याद होगा, आपने अर्थालंकार पढ़ा है, तो ये सब अर्थालंकार के हैं। चरण कमल यानी
कमल जैसे चरण। चरण जैसे कमल नहीं होगा। आपको याद होगा वहां उपमेय और उपमान आपने पढ़ा था। उपमेय यानी जिसकी तुलना की जाए, उपमान जिससे तुलना की जाए। तो जिससे तुलना किया आपने, जिसके समान बताया, वह महान होता। तो उसको पहले लिखना है कमल जैसे चरण, कमल रूपी चरण, कमल के समान चरण। ये सब आपके कर्मधारय समास हुए। आपको यहाँ पे आप ये नहीं लगा सकते कमल ऐसे चरण लगा सकते हैं, लेकिन थोड़ा ऑकवर्ड होगा। तो उसके लिए कमल चरण के लिए अर्थालंकार के लिए ज्यादातर जैसा या जैसे या जैसी या रूपी या के समान ही लगाते हैं। इस कारण चरण कमल का कमल जैसे चरण, कमल रूपी चरण, कमल के समान चरण यह होता है। ये जितना अभी आप पढ़े रहे हैं या अभी अभी जो पढ़े हैं जल्दी में, वो सभी बोर्ड के लिए इम्पोर्टेंट हैं। अब कर्मधारय के अंतिम पड़ाव पे अगला है कमल नयन। यह भी याद होगा आपको, रूपक अलंकार है, पिछला भी वही था। कमल जैसे नयन, कमल रूपी नयन, कमल के समान नयन, नयन मतलब आंखें। अगला है विद्याधन, विद्या रूपी धन। इसके अलावा इसका और कुछ भी नहीं बनेगा। अगला है चंद्रमुख, चंद्र के समान मुख। चंद्रमुखी आया तो भी यही लिखना है चंद्र के समान मुख या चंद्र जैसा मुख। मुखी शब्द नहीं होगा वहां पे, बराबर। तो यहाँ पे लिखना है चंद्र के समान मुख, चंद्र जैसा मुख। तो चंद्रमुखी रहे तो भी यही, चंद्रमुख रहे तो भी यही। अगला है नीलकंठ। अब ये अगले जो तीन मैं बताऊंगा, अभी आपने 3-4 जो पढ़े वो, और अगले 3-4 जो पढ़ेंगे, ये बहुत महत्वपूर्ण है। नीलकंठ यह बोर्ड में आने वाला फेवरेट है पेपर सेटर का। तो नील मतलब नीला, कंठ यानी गला, नीला ऐसा कंठ। पहला शब्द जो है वो विशेषता बता रहा है, इसलिए यहाँ विशेषण हुआ, इसलिए यहाँ पे कर्मधारय हुआ। लंबोदर, लंबोदर तो यहाँ पे लंब यानी लंबा, उदर, उदर यानी पेट, दो शब्द हो गए। तो इस कारण से पहला शब्द जो है वो विशेषता बता रहा है, इसलिए यहाँ पे कर्मधारय हुआ। तो विग्रह होगा लंबा ऐसा उदर, उदर मतलब पेट। क्लियर है? गणेश जी को आप कहते हैं, ये शंकर जी को कहते हैं। गजानन, गज मतलब हाथी, जैसा आनंद, आनंद यानी मुख। हाथी के समान जिसका मुख है, गज के समान मुख, गज के समान आनंद, वो भी चलेगा। गज जैसा आनंद, वो भी सही है। अगला है श्वेतांबर, श्वेत यानी सफेद, ऐसा अंबर, अंबर यानी वस्त्र यानी कपड़ा। तो ये सभी जो रहे, ये सभी आपके कर्मधारय के रहे। तो ध्यान क्या रखना है? ध्यान कुछ बातों का रखना है। कैसा कि पहली चीज, जो शब्द दिया है उसमें पहली चीज हमें क्या देखनी है? पहली चीज हमें देखनी है कि क्या दोनों शब्द एक दूसरे के विरोधी हैं? दोनों शब्द एक दूसरे के विरोधी हैं। अगर ऐसा है तो वहां फिर द्वंद्व समास होगा और द्वंद्व समास का नियम लगाना है। अगला यह देखना है कि क्या पहला शब्द वह संख्या है, पहला शब्द संख्या है। तो वहां अगर हाँ, तो वहां पे द्विगु समास हो जाएगा। फिर उसका नियम हम लगाएंगे। फिर हमें देखना है कि क्या पहला शब्द सु, सत, सद, कु, दुर, दुस, दुह, महा,
परम इनमें से है या फिर कोई विशेषण है? अगर ऐसा है तो वहां पे हमें कर्मधारय समास होगा, वहां पे हमें कर्मधारय का नियम लागू करना है। इस तरह से जब आप अलग अलग करेंगे तभी आप कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे शेयर कीजिए जिससे दूसरों को इसका लाभ मिले। अपने सुझाव जरूर हम तक पहुंचाइए जिससे उसमें सुधार हो सके।